आज हम कक्षा 9 के विज्ञान के अध्याय 1 के हमारे आसपास के पदार्थ के 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने का प्रयास करेंगे, यानी 50 एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न को हम देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। तो पहला प्रश्न में है, पदार्थ किससे मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है। तो पदार्थ किससे बना होता है। ऑप्शन ए प्रकाश से, ऑप्शन बी कणों से, ऑप्शन सी ऊर्जा से, ऑप्शन डी ध्वनि से। तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न पर जाते हैं। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, पदार्थ के कणों का आकार कैसा होता है। ऑप्शन ए बहुत बड़ा, ऑप्शन बी दिखाई देने योग्य, ऑप्शन सी अत्यंत सूक्ष्म, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पदार्थ के कणों का आकार कैसा होता है, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, अत्यंत छोटे होते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। पदार्थ के कणों के बीच क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए रिक्त स्थान, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी हवा, ऑप्शन डी कुछ नहीं। तो पदार्थ के कणों के बीच में क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर जाते हैं। चौथे नंबर का है, तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ती है। तो अगर हम किसी पदार्थ के तापमान बढ़ा रहे हैं, तापमान बढ़ाते हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। उसके कण जो है, बर्फ का उदाहरण दिए थे जब हम लेसन पढ़ा रहे थे। तो बर्फ में हम बताए थे, अगर हम यहाँ बर्फ है इस बर्तन में, हम बताए उसमें तापमान दे रहे हैं, तो तापमान देने पर उसके कणों के यहाँ जो एक कण है सो बिखरने लगते हैं, यानी इसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, कणों की ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। दो विभिन्न यानी दो अलग अलग पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या होता है, क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए संपीड्यता कहलाते हैं, ऑप्शन बी विसरण यानी डिफ्यूजन कहलाते हैं, ऑप्शन सी वाष्पीकरण, ऑप्शन डी संघनन। तो क्या हो जाना चाहिए, जब दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलता है तो इस प्रकार को हम क्या कहेंगे, विसरण कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, विसरण। ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग पदार्थों के कण क्या होते हैं, स्वतः मिलते हैं। ठीक है, तो इसको हम विसरण कहेंगे। जिस प्रकार से ये गंध आ जाते हैं और विसरण के आधार पर यानी खाने की। तो आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर जाते हैं। पदार्थ की मुख्य कितनी अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ की देखते ऑप्शन में 2, 3, 4, 5। तो पदार्थ की मुख्य कितनी अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, किस अवस्था में पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। तो पदार्थ का आकार और आयतन किसमें होता है, दोनों निश्चित होता है, ठोस में, द्रव में, गैस में, प्लाज्मा में। तो हम देखते हैं किसमें होता है, ठोस में। ठीक है, क्यों होता है ठोस में आकार आयतन निश्चित, क्योंकि ठोस जो होते हैं उसका आकार न तो परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि द्रव होता है, द्रव का में बहाव होता है, तो द्रव हो ही नहीं सकता। ठीक है, और द्रव का सिर्फ क्या होता है, आयतन निश्चित होता है। ठीक है, तो ये द्रव नहीं हो सकता क्योंकि इसका आयतन ही होता है। तो ठोस ही होगा जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर जाते हैं। किस अवस्था में पदार्थ का आकार अनिश्चित लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है,
तो अभी जस्ट बताए थे ठोस क्या होता है, इसका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, आकार और आयतन दोनों, लेकिन इसमें आकार क्या होता है, अनिश्चित होते हैं। आकार उसका बहाव में होता है, द्रव में, लेकिन आयतन निश्चित होता है। तो आकार अनिश्चित, इसमें द्रव में, ठीक है। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, किस अवस्था में पदार्थ को ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन, ठीक है। तो इसमें हम बताए थे आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। इसमें आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। और इसमें क्या होता है, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संप्रियता यानी कहे तो कंप्रेसिबिलिटी सबसे अधिक किसमें होती है। तो संप्रियता बताए थे, इसमें क्या हो सकता है, जिसका आकार निश्चित हो, आयतन भी निश्चित हो। जिसका आकार, इसमें तो आकार तो बहाव होता है, इसमें आयतन होता है। और ये आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, तो इसी गैस का होगा। तो जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होगा, उसी का संप्रियता अधिक होगा, तो गैसों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, घनत्व का सूत्र क्या है, तो घनत्व यानी डेंसिटी। तो क्या होगा, द्रव्यमान प्लस आयतन, तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान बटा आयतन ही होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। तो ऑप्शन बी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, गैसों का द्रवों में विसरण का एक प्राकृतिक उदाहरण कौन सा है। गैसों का द्रवों के लिए प्राकृतिक उदाहरण क्या है, तो देखते हैं। पहला, जल का पिघलना, गैस है, अगर द्रव में विसरण हो रहा है तो इसका प्राकृतिक उदाहरण क्या हो सकता है। तो अगर बर्फ का पिघलना देखें तो ये हो सकता है, नहीं, बर्फ जो है सो हम देखते हैं बर्फ है और ये पिघल रहा है, तो इसको हम विसरण का एक प्राकृतिक उदाहरण नहीं कह सकते। दूसरा देखते हैं, जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जल में घुली हुई ऑक्सीजन, तो इसको हम देख लेते हैं बाद में। आगे देखते हैं, इत्र की महक, तो इत्र की महक ये भी नहीं हो सकता है। नमक का पानी में घुलना ये भी नहीं, लेकिन क्या होगा, जल में घुली हुई ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि देखो गैसों का, ये गैस है, गैस का द्रवों में विसरण का एक प्राकृतिक उदाहरण क्यों हो सकता है। गैस यहां देख रहे हैं ऑक्सीजन के रूप में है और द्रव के रूप में जल, तो ये उदाहरण एक ही होगा, जल में घुली हुई ऑक्सीजन, ठीक है। क्योंकि जल के रूप में यहाँ है द्रव और ऑक्सीजन के रूप में गैस, तो गैसों का द्रवों में विसरण का एक ही प्राकृतिक उदाहरण है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं, स्पंज, स्पंज को दबाया जा सकता है, फिर भी यह क्या है, क्या है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, क्या है। तो हम देखें, स्पंज तो दबाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन आपको लगेगा क्या है, ये गैस, नहीं, गैस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्पंज जो है सो फिर उसी वापस अवस्था में आ जाता है। स्पंज एक थोड़ा सा मान लीजिए एक नॉर्मल रुआ है, रुई जैसा होता है इस रूप में, फिर दबाया फिर उसी रूप में आ गया, तो हम इसको हम क्या कहेंगे, ठोस की अवस्था में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है, देखते हैं। हवा है, क्योंकि हवा स्थान घेरती है, ये बताए थे पहले ये अध्याय को जब पढ़ाया गया था। तो उसकी जो भी वस्तु जो पदार्थ में आयतन और स्थान घेरती है वो पदार्थ है, तो हवा स्थान घेरती है तो ये पदार्थ है। विचार स्नेह, इसको बाद में देखते हैं, बादाम भी स्थान घेरती है, आयतन होता है, तो ये भी पदार्थ है। कुर्सी भी पदार्थ है। लेकिन विचार, किसी व्यक्ति के मन के विचार या तो प्यार या स्नेह जो है,
तो ये पदार्थ नहीं है। ठीक है, ये तो भावनाएं हैं, तो ये पदार्थ नहीं होगा। तो यही पूछा है, कौन सा उत्तर होगा? उत्तर होगा विचार स्नेह। ठीक है, आगे 15 नंबर बढ़ते हैं। स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। तो स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, यह पदार्थ के किस गुण को दर्शाता है? कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। बताए थे, क्या बताए थे कि जैसे ये ठोस है, ये द्रव है, और तीसरा गैस। तो हम बात करें ठोस में, आकर्षण बल क्या होता है? अधिक होता है, मजबूत होता है ना। उसमें ठोस पर प्रहार करना मुश्किल हो जाता है, तो ठोस में अधिक होता है। ठीक है, तो इसमें अधिक होता है, इसमें होता है द्रव में, लेकिन इसके बीच, कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। ठीक है, किसमें? द्रव में। और सबसे नगण्य किसमें होता है? तो गैस में। तो वही कह रहा है, कणों के बीच आकर्षण बल कम किसमें होता है? तो किस कारण से पानी, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है? तो कणों के बीच में आकर्षण बल कम होता है, इसी कारण से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गर्म भोजन की गंध दूर तक क्यों पहुंच जाती है? तो गर्म भोजन की गंध दूर तक इसलिए पहुंच जाती है, क्यों? अब देख लेते हैं इसमें कि उच्च तापमान पर विसरण दर तेजी होती है, हो सकता है। भोजन हल्का होता है, ऐसा नहीं। हवा तेज चलती है, ऐसा भी नहीं। इनमें से कोई नहीं, यही होगा, क्योंकि तापमान उच्च होने पर विसरण दर तेज होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, तापमान की एसआई इकाई क्या है अंतरराष्ट्रीय पद्धति में? तो तापमान की एसआई इकाई क्या है? केल्विन। ठीक है, जैसे बताया गया था। तो तापमान की एसआई इकाई क्या है? केल्विन। ठीक है, 18 नंबर देखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान केल्विन मापने पर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान मापने पर केल्विन कितना होता है? तो 273 केल्विन। ठीक है, अगले प्रश्न पर जा रहे हैं। 19, 300 केल्विन तापमान को सेल्सियस में बदलें। तो 300 तापमान को केल्विन सेल्सियस में बदलना है, तो किस प्रकार बदलेंगे? देखो कि तापमान को सेल्सियस में बदलने के लिए सेल्सियस बराबर क्या होता है? कि सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273। ठीक है, ये था अभ्यास के प्रश्न में भी बताए थे ऐसे। ठीक है, तो उसमें बताए थे कि केल्विन माइनस, तो तीन, यहाँ केल्विन का मान कितना है? 300, और ये 273, तो घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 27, 27 डिग्री सेल्सियस। तो उत्तर हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 में है 25 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन में बदलें। अब कह रहा है केल्विन में बदलना है, यानी केल्विन पूछ रहा है। तो केल्विन बराबर क्या बताए थे? सेल्सियस प्लस, सेल्सियस प्लस क्या हो जाएगा? 273। ठीक है, एक ही फॉर्मूले से बताए थे, दो फॉर्मूला इसे रख सकते हैं। ठीक है, तो सेल्सियस का मान कितना है? 25, और 273 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 53892 केल्विन, 298 केल्विन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? जो ठोस है, कोई ठोस अगर द्रव बन जाता है, क्या कहते हैं? क्वथनांक, दूसरा गलनांक, हिमांक, वाष्पांक। तो क्वथनांक कह रहा है जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, तो ये क्वथनांक तो नहीं होगा। क्या होना चाहिए? द्रव बन रहा है, यानी गल रहा है, तो इधर ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये गलनांक हो जाएगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर में है
कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, संगलन की प्रसूत ऊष्मा, या इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस है तो उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहेंगे? संगलन की प्रसूत ऊष्मा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? संगलन की प्रसूत ऊष्मा। इसको बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे चुके हैं। ठीक है, इसका पिछले में भी दिया गया था, पिछले पार्ट में जब अध्याय को पढ़ाया जा रहा था। ठीक है, तो उसमें देख लीजिएगा, संगलन की प्रसूत ऊष्मा हो जाएगा गुप्त ऊष्मा। 23, बर्फ का गलनांक कितना होता है? बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से क्या होती है? कम होती है, अधिक होती है, या समान होती है, या दोगुनी होती है? तो हम देखते हैं कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों की ऊर्जा क्या होती है? उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। ठीक है, अधिक होती है, तो इसमें अधिक होना चाहिए क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस है यानी बर्फ के रूप में है। ठीक, पानी के कणों की ऊर्जा हम बात करें इसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है, क्योंकि ये बर्फ ही होता है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अब अगर पानी बनाना है तो 0 डिग्री सेल्सियस के बाद ही से तो पानी बनता है। ठीक है, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, अब यहाँ से पानी अगर बनाना है तो इसको और तापमान बढ़ाएंगे तो यहाँ से शुरू होगा जल बनने के लिए, तो उसी तापमान पर कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप समझते हैं। आगे बढ़ते 25वां नंबर, थोड़ा स्पीड में चलते हैं। ठीक है, टाइम तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं? उबलने लगता है तो क्या हो जाएगा? क्या गलनांक, क्वथनांक, संघनन बिंदु, हिमांक? तो क्या कहेंगे? क्वथनांक। ठीक है, गलनांक तो था ठोस जब द्रव बन जाता है। ठीक है, जब ठोस है, द्रव बन जा रहा है, पानी बन जा रहा है, तो इसको कहेंगे गलनांक। ठीक है, लेकिन अगर बात करें जल जो है और तापमान दिए, जल में और तापमान दिए तो क्या हो जाता है? बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, तो इसको कहते हैं क्वथनांक। ठीक है, तो ये फिर गैस बन जाएगा, तो ये क्वथनांक हो जाता है। आगे स्टेप पर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर। जल का क्वथनांक कितना होता है? तो जल का क्वथनांक अभी हम समझा चुके हैं कि जल यानी क्वथनांक, अभी गलनांक हम बताएं कि बर्फ ठोस से होता है, ठोस से जल बन जाता है तो गलनांक, और द्रव से गैस बन रहा है तो क्वथनांक। तो क्वथनांक यानी द्रव के रूप में बोल रहा है तो क्या हो जाना चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। यानी बात करें केल्विन में, बात करें तो इसको क्या कहेंगे? 273 केल्विन। कैसे कहेंगे? ऐसे भी आप निकाल सकते हैं कि केल्विन में कैसे कहेंगे कि केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273। तो सेल्सियस बताया कि 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो यहाँ हो गया 373। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 27 नंबर प्रश्न पर देखते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर पानी के कणों की ऊर्जा से क्या होती है? ऑप्शन ए कम होती है, ऑप्शन बी समान होती है, ऑप्शन बी समान होती है, ऑप्शन डी कम होती है, समान होती है, अधिक होती है, या शून्य होती है। तो क्या होना चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पानी हो गया, पानी रूप में है, वाष्प के कणों की ऊर्जा
अब इसको हम दे रहे हैं तो भाप के रूप में यानी गैस के रूप में हो जाएगा। अब इस 100 डिग्री सेल्सियस के बाद गैस बनने लगता है, तो वाष्प करने की ऊर्जा उसी तापमान पर पानी के कणों की ऊर्जा से बहुत अधिक होती है, यानी अधिक होती है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं 28 नंबर। 28 नंबर कह रहा है ठोस से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया क्या कहेंगे? सीधे गैस में बदल रहा है तो ऊर्ध्वपातन, कपूर है, नेपथलीन है, तो ये सब ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है। ठीक है, ठोस से सीधे क्या बनते हैं? गैस। तो आगे बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न पर। गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? गैस से सीधे, जैसे कपूर बताए थे, ये कपूर है, ये इसको हम डायरेक्ट गैस बन जाता है, जलाते तो कोई राख नहीं छोड़ता है, तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, लेकिन यदि गैस से हमको फिर ठोस में बदलना है तो इसको कहते हैं निक्षेपण। ठीक है, डिपोजिशन। आगे हम बढ़ते हैं 29 नंबर। इनमें से कौन सा उद्भावित होने का वाला पदार्थ है? तो कौन सा है? तो हम कहेंगे इसमें से सभी। ठीक है, ये सभी जो है ऐसे पदार्थ है जो ठोस से सीधे गैस बन जाते हैं। ठीक है, ठोस से सीधे गैस बन जाते हैं और कोई राख नहीं छोड़ते। इस रूप में हम कह सकते हैं द्रव अवस्था में आए बिना डायरेक्ट गैस बन जाते हैं। तो ये सब सारे हो गए ऊर्ध्वपातित, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेपथलीन सारा। ठीक है, तो अगला हम बात करें ठोस बढ़ाने, तो सॉरी दाब बढ़ाने और तापमान बढ़ाने। दाब बढ़ा रहे हैं और तापमान क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। ठीक है, तो दाब बढ़ा रहे हैं और तापमान क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो गैस किस अवस्था में बदल जाएगी? तापमान, दाब बढ़ाने और दाब बढ़ा रहे हैं और तापमान घटाने से हमको वो द्रव से मैंने एक डायरेक्ट ठोस में आना चाहिए। ठीक है, ये ठोस में, सॉरी द्रव में दाब बढ़ाते हैं। ठीक है, और तापमान घटाने से द्रव में आ जाएगी। ठीक है, आगे 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ यानी ठोस अवस्था में है, तो किसे कहा जा सकता है? किसको? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33। गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गैस का द्रव में बदलना, तो गैस है, अगर द्रव में बदल रहा है यानी गैस यानी बादल है। ठीक है, और फिर बादल के रूप में बारिश हो रहा है, तो इस रूप में संघनन के कारण हो रहा है। ठीक है, कंडेंसन। द्रव का ठोस में बदलना। ठीक है, पानी है, अगर हम फ्रिज में रख दिए बोतल में, तो ये मान लो कि वो जम गया यानी फ्रीजिंग हो गया। ठीक है, तो हम कहेंगे 34 का ए नंबर यानी फ्रीजिंग यानी जमना। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं 35। क्वथनांक से कम तापमान पर, क्या कह रहा है? क्वथनांक यानी क्वथनांक क्या होता है? जब जल उबलने लगता है, भाप यानी 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हम कहते हैं क्वथनांक से कम तापमान, यानी मान लो इससे कम तापमान है, पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? द्रव को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण की दर किस पर निर्भर करती है? तो वाष्पीकरण की दर सभी पर निर्भर करती है। उस लेसन में बताया गया था डायग्राम वाले में, सतही क्षेत्र पर करती है, तापमान पर करती है और वायु की गति पर करती है। यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी तीनों पर निर्भर करती है। ठीक है, आगे नंबर बढ़ते हैं 37 नंबर। ठीक है, सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अभी बताएं कि वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? अगर मान लो कि पानी है, ये ग्लास में है, तो ये ग्लास में है पानी, तो इस वाष्पीकरण की दर कम रहेगी। यदि हम पानी को हम उड़ेल दे रहे हैं तो पानी बिखर जाएगा, तो इसमें क्या होगा? वाष्पीकरण की दर तेज हो जाएगी, यानी जल्दी से अवशोषित हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? सतही क्षेत्र बढ़ेगा तो बढ़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 38 नंबर। वायु में आर्द्रता। वायु में आर्द्रता यानी समझ लो नमी।
ठीक है, नमी अधिक होने पर वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, घट जाती है। क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, ठीक है, जहां नमी रहेगी, नमी वाले स्थान, पानी वाला जहां नमी रहेगी, तो वहां आर्द्रता के कारण से वाष्पीकरण दर कम रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हवा की गति बढ़ने से, अगर हवा की गति बढ़ने से क्या होता है, वाष्पीकरण दर बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि वायु के कारण के साथ वाष्प के कण घुल मिल जाते हैं और हवा की गति बढ़ने से वाष्पीकरण के दर बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे 40 नंबर, 40 नंबर में हम देखते हैं वाष्पीकरण के कारण क्या उत्पन्न होता है। तो वाष्पीकरण के कारण कितना बार बता चुके हैं, बर्फ को हम अपने हथेली पर ही रखते हैं तो वाष्पीकृत होने लगती है और उसी के कारण से हमें ठंडक महसूस होती है। ठीक है, शीतलता प्रदान करती है। ठीक है, ये प्रश्न भी अभ्यास में करवाए थे। और आगे बढ़े तो 41 नंबर, तो 41 नंबर में हम कह रहे हैं, 41 नंबर में कि गर्मियों में मिट्टी के कप घड़े का पानी ठंडा क्यों हो जाता है, क्या ऊर्ध्वापातन के कारण? नहीं, ऊर्ध्वापातन तो बताया था कि अगर ठोस है और ठोस से सीधे गैस बन जाएगा, तो ऐसा तो कोई बात नहीं इसमें। ठीक है, विसरण के कारण, तो इसमें बताया कि विसरण के कारण है, एक इत्र का गंध के कारण, ये तो यहाँ विसरण का बात है ही नहीं। ठीक है, वाष्पीकरण के कारण हाँ, और ये संघनन तो बताया था, ये भी नहीं हो सकता। रीजन प्रूफ, संघनन क्या होता है, गैस से द्रव बनने की क्रिया को संघनन कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 42। हथेली, 42 में कहना है हथेली पर एसीटोन, ठीक है, या पेट्रोल या इत्र को डालने पर ठंडक क्यों महसूस होती है, ऐसा क्यों होता है? तो यह क्या करता है, हथेली से ऊष्मा लेकर वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, डायरेक्ट इसको हम ऑप्शन ए, क्योंकि हम बर्फ के लिए हम बताए थे, बर्फ है या तो हथेली पर पेट्रोल इत्र है, तो अपने वो हमारे शरीर के ऊष्मा से आसपास के वातावरण से अवशोषित कर लेता है और जिसके कारण से ठंडक या तो महसूस होती है। ठीक है, 40 नंबर 43, गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? तो ये ऊनी तो हो नहीं सकता है, रेशमी नहीं, नायलॉन नहीं, सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि ये पसीने को सोखती है। ठीक है, और ठंडक महसूस होती है। सूती कपड़े गर्मी में क्यों आरामदायक होते हैं? वे पसीने को सोखकर वाष्पीकरण में मदद करते हैं। तो यही हो जाएगा उत्तर, अभी तो जस्ट बताएं, ऑप्शन ए नंबर। ठीक है, 45 बोले, क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी मानी जाती है? पहली तो है ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस, तो चौथी यही बचे प्लाज्मा, बी सी ने पांचवी बॉयज, पांचवी होगा ना, तो ये चौथी होगा। आगे 46, पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है? तो पिछले में बताया ठोस पहली अवस्था, द्रव दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था ठोस। ठीक है, लिख दे रहे, द्रव, तीसरा गैस और चौथा प्लाज्मा और ये पांचवा हो गया बॉयस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, 47 है फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब के अंदर क्या होता है? फ्लोरोसेंट और ट्यूब और नियॉन बल्ब। ठीक है, इन दोनों के अंदर क्या होता है? ठोस तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ठोस ऐसे नहीं, द्रव पीईसी नहीं, प्लाज्मा ही होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी। 48 बॉयस आइंस्टीन कंडेंसेट किस तापमान पर प्राप्त होता है? तो किस तापमान पर प्राप्त होता है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो पदार्थ की पांचवी अवस्था है, तो ये किस तापमान पर प्राप्त होता है? परम शून्य यानी अत्यंत निम्न तापमान पर। ठीक है, 49 एलपीजी को क्या कहते हैं? द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, ये तो पता ही होगा, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, सीएनजी का फॉर्म क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो आज के क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है।